नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी कार्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया में सफल वही होते हैं, दुनिया में अलग वही करके जाते हैं जो अपनी राह भी अलग बनाते हैं। तो आज का समय जो कि एक चुनौतीपूर्ण है, और इस दौर में जब सभी मौन हैं, सभी आराम कर रहे हैं, उस दौर में भी अगर हम निरंतर अपने प्रयासों में लगे रहेंगे तभी सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने तो अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि 16 अक्टूबर को हमारा आईएएस का एग्जाम है, क्योंकि जब तक आरएस का एग्जाम नहीं होता तब तक हम वो मैटर पढ़ लें जो दोनों में कॉमन है। तो टारगेट आईएएस आरएस अगर आपने भी कर रखा है तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से लाया हूं। करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है एक रिपोर्ट जो कि हाल ही में प्रकाशित की गई, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, इस नाम से इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करने के बाद जब क्लास पूरी हो जाए तो उन नोट्स को जरूर देख लें, और चाहे तो आप अपने खुद के नोट्स भी वे बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड बैंक संयुक्त राष्ट्र जो है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट का महत्व है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो पोर्शन हमारा है, चाहे वो आरएस हो या फिर आईएएस, दोनों ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो थीम रखा गया हुआ है ट्रिपलिंग इन्वेस्टमेंट्स इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन बाय 2030, अर्थात जो प्रकृति आधारित या प्रकृति पर आधारित जो समाधान है, ठीक है, उनमें निवेश को तिगुना करना कब तक? 2030 तक। अर्थात आज जो क्लाइमेट की समस्या हमारे सामने है, आज जो पर्यावरण से जुड़ी समस्या हमारे सामने है, उनका समाधान की जो समस्या के मूल कारण है उनको रिप्लेस करें ऐसी तकनीकों से, ऐसे प्रयासों से जो प्रकृति पर आधारित है, प्रकृति के खिलाफ न जाकर के प्रकृति को पोषण प्रदान करते हैं। तो उनमें जो इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जब आप नई तकनीकें खोजते हैं तो उसके लिए खर्चा होगा, उस खर्चे को 2030 तक तिगुना करने की बात कही गई है। रिपोर्ट को 3 संस्थान ने मिलकर तैयार किया, जिनके नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और तीसरा है द इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में स्थापित हुआ था, और 2022 में इसके 50 साल भी पूरे होने वाले हैं। अच्छा, इस साल 2021 है, और 2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र ने एक नए दशक के रूप में घोषित किया है। 10 वर्षों का समूह है ना, और वो है यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो 2021 से 2030 का पूरा फोकस रहेगा हमारा इकोसिस्टम, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के रिस्टोरेशन, अर्थात इसको वापस पुनर्बहाली करने में यहां पर फोकस रहेगा। 2011 से 2020 का जो समय था उसको जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था, बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब की बार ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए होगा। तो इंपॉर्टेंट नया टॉपिक हो गया। अब ये लेटेस्ट है तो इससे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने नई रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर जारी की है। रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और द इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव, इन 3 संस्थानों ने मिलकर तैयार किया है। तो जब आईएएस आरएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो सेंटेंस बेस्ड प्रश्न बहुत सारे होते हैं, और उनमें से आपको ऑप्शन चयन करने होते हैं। तो इस तरह से कि किस संस्थान ने तैयार किया है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, रिपोर्ट क्या बोलती है? रिपोर्ट आपको बताती है फाइनेंस फॉर नेचर नाम से है ना, तो ये बताती है कि भैया कितना पैसा चाहिए नेचर को फाइनेंस करने के लिए, आने वाले टाइम में कितना पैसा चाहिए। हमारे पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से हमने कुछ लक्ष्य रखे हैं, उनकी पूर्ति हम करना चाहते हैं, और कार्बन एमिशन जो उत्सर्जन है उसको रोकना चाहते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार यदि धरती पर मौजूद पारिस्थितिकी तंत्रों को नष्ट होने से बचाना है, आज की तारीख में जो हमारे पास है, अगर उनको संरक्षित करना है, बहुत सा तो नष्ट हो चुका है, लेकिन जो है उनको अगर बचाना है तो 2050 तक, 2050 तक, अर्थात आज से 30 साल बाद जब हम पहुंचे तो 30 साल में हमें करीब 587 लाख करोड़ रुपए, अर्थात 8.1 लाख करोड़ डॉलर्स जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। 2050 तक हर साल, मतलब मैं हर साल की बात कर रहा हूं, हर साल जो है हमको 53,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा जमीन, जलवायु और जैव विविधता को बचाने के लिए। और यह मात्रा हमारी जीडीपी का करीब 0.13% होगा। ठीक है, तो जीडीपी का 0.13% वैश्विक जीडीपी का हमें खर्च करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी प्रकृति को बचा सके, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो ये रिपोर्ट में मेन बात जो है वो कही गई है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चूंकि अब वर्तमान समय में हम कोविड महामारी से जूझ रहे हैं और ये भी हमारे द्वारा परिस्थिति को, जो प्रकृति है उसको पहुंचाए गए नुकसान की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार जो है उनको अपने जो महामारी प्रोत्साहन पैकेज है, जिनके माध्यम से वो रिस्टोर कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्थाओं को, लोगों को मदद कर रहे हैं, उसमें जैव विविधता और जलवायु से जुड़े जो समाधान है उनको शामिल करना भी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो अभी जो कोविड-19 के जितने भी आर्थिक पैकेज है उनमें केवल 2.5% में ही जो प्रकृति आधारित समाधान है उन पर ध्यान दिया गया है। बाकी जितने भी समाधान है वो सारे प्रकृति को नुकसान ही पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो जितनी भी कोशिशें अभी की जा रही है उनमें प्रकृति आधारित समाधान केवल 2.5% ही है, ये भी इसमें कहा गया है। चलिए चित्रों के माध्यम से थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। नेचर फाइनेंस एक्शन ट्रैक्स में हम देख सकते हैं कि USDT 133 बिलियन इन्वेस्टेड इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एनुअली। तो जो आपके जो प्रकृति आधारित समाधान है उनमें 133 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है हर साल अभी हो रहा है, ठीक है। इनमें से पब्लिक फाइनेंस है 86%, मतलब 86% तो सरकार द्वारा निवेश किया जा रहा है, जबकि प्राइवेट फाइनेंस की स्थिति बहुत बेकार है, प्राइवेट फाइनेंस केवल 14% है। अगर हम तुलना करें क्लाइमेट फाइनेंस और एनबीएस फाइनेंस की, दोनों चीजें अलग है। अंतर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए क्या अंतर है। सिंपल लैंग्वेज में यह अंतर है कि क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है कि जलवायु को जो नुकसान होने करने वाली चीजें हैं, जैसे कि CO2 का उत्सर्जन हो चुका, तो ऐसी गतिविधियां जिनके माध्यम से हम प्रकृति को सुधारने वाली गतिविधियों में निवेश करते हैं। मतलब एक बार प्रदूषण हो चुका, अब प्रदूषण को कम करना है, एमिशन को कम करना है, उसके लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वह है क्लाइमेट फाइनेंसिंग। जबकि एनबीएस फाइनेंसिंग क्या है कि प्रदूषण हो ही ना, उत्सर्जन हो ही ना, तो हम तरीके बदलने की बात कर रहे हैं। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को बनाने के लिए, उन तकनीकों को खोजने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वो एनबीएस फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस में 56% स्टेक जो है वो किसका है, निजी क्षेत्र का, और 44% है आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका। लेकिन यहां पर एनबीएस फाइनेंस में गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, निजी क्षेत्र ने बहुत कम काम किया है, और ये आवश्यक है कि इसको बढ़ाया जाए। तो ये कह रहे हैं कि वी नीड टू ट्रिपल दैट नंबर बाय 2030, मतलब इसको 3 से गुणा कर दो तो कितना हो गया 399। इट मींस वी नीड 400 बिलियन इन्वेस्टमेंट पर एनम, ठीक है, अप टू 2030। तो 2030 आने से पहले पहले हमको इसे 3 गुना करना पड़ेगा, और 2050 आने से पहले पहले हम इसे 4 गुना करने की आवश्यकता है, ऐसा कहा गया है। तो करंट इन्वेस्टमेंट 133 बिलियन है, 2030 तक 354 बिलियन चाहिए, और 2050 तक 536 बिलियन हमको चाहिए। तो 2030 तक 3 गुना और 2050 तक 4 गुना हमें ये करना ही होगा, तभी जाकर के हम अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर पाएंगे। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का आउटकम क्या होगा, आपको क्या लाभ होगा। देखिए लाभ कुछ ऐसे होंगे कि फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया में जो इंक्रीज होगी वो 300 मिलियन हेक्टेयर की होगी। तो 300 मिलियन हेक्टेयर जो है पर एनम 2050 तक हमारा ये फॉरेस्ट और एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया बढ़ेगा। सेकंड, कार्बन एमिशन, अर्थात जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, मतलब CO2 का जो उत्सर्जन होता है या ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है वो गिरेगा 1.1 गीगा टन CO2 पर ईयर। तो 2050 तक ये होगा, और 2035 तक ये नेट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एमिशन तो कम होगा और कार्बन सिंक ज्यादा हो पाएगा, मतलब कार्बन का स्थिरीकरण ज्यादा होगा, कार्बन को फिक्स ज्यादा करेंगे, और उसकी तुलना में जो बाहर एमिशन होता है वो कम होगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी टू स्टेबलाइज एट करंट लेवल्स बाय 2050, जो जैव विविधता है वो आज हमारे पास जो है वो 2050 तक आज के लेवल पे कम से कम स्थिर हो जाएगी और ज्यादा नहीं गिरेगी। मतलब आज हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसको तो हम कम से कम संरक्षित कर पाएंगे, और इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम और प्रयास करेंगे जिनसे कि जो है आने वाले समय में बायोडाइवर्सिटी में वृद्धि हो। तो ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अकेले वनों के प्रबंधन, संरक्षण और बहाली सहित उस पर आधारित समाधानों के लिए वैश्विक स्तर पर 14.7 लाख मतलब 15 लाख करोड़ रुपए की जरूरत हमको
होगी। इसमें यह भी बताया है कि अगर हम बात करें जो नुकसान हुआ है प्रकृति को पिछले एक दशक में 2011 से 2020 तक, तो वनों को नुकसान केवल 26% कृषि से जुड़ी चीजों की वजह से हुआ है, जिनमें है पॉम ऑयल, सोया, कोको, रबर, कॉफी, लकड़ी के रेशे और मवेशी। इनकी वजह से जो है जो प्रकृति है उसको नुकसान हुआ है। तो मवेशी तो चरते हैं और बाकी जो है इनका निष्कर्षण किया जाता है जंगलों से, इसीलिए जंगलों में 26% का नुकसान केवल कृषि के ऊपर आधारित उद्योगों की वजह से हुआ है। यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रकृति आधारित समाधानों पर 2018 में निजी क्षेत्र ने बहुत कम खर्चा किया है और यह केवल 14% है। तो जरूरत है कि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़े ताकि हमें एक अच्छा समाधान यहां पर मिल सके। तो यह है द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2021 की रिपोर्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो आपको आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल मैनर में से याद करें। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आरएस जंक्शन यूट्यूब चैनल पे आप और भी ऐसे बहुत से वीडियोस पढ़ सकते हैं। मेंस के लिए आंसर राइटिंग में करा रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनके सारे के सारे वीडियोस आपको हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगे। तो आरएस जंक्शन ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में डेली पढ़ा रहा हूं, उनका भी लाभ आप ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।